हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद लवीशा। मैं लवीशा, आप सभी की यूपीएससी मेंटर। और आज की मेडिवल हिस्ट्री की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंक्वेस्ट ऑफ सिंध एंड इस्लामिक इन्वेजन। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मेडिवल हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, और साथ में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चैप्टर ज्यादा है, फैक्ट्स कम है और अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी ज्यादा है। तो हम एक ब्रीफ स्टोरी को पहले डिस्कस करेंगे जिससे हमारे चैप्टर के लिए अंडरस्टैंडिंग बने, और फिर हम अपनी स्लाइड्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको भी कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस्लामिक इन्वेजन। इस्लामिक इन्वेजन इंडिया के अंदर तीन इंपॉर्टेंट इस्लामिक इन्वेजन, जिसमें फर्स्ट में जो मेन रोल था वो था मोहम्मद बिन कासिम का। सेकंड में थे आपके महमूद ऑफ गजनी, एंड थर्ड थे आपके मोहम्मद गोरी। ये तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे। फर्स्ट इस्लामिक इन्वेजन इनके अंडर हुआ, सेकंड इनके, एंड थर्ड इनके। अब ये हुआ क्यों और कैसे इस चीज की स्टार्टिंग हुई, हम उस चीज को डिस्कस करेंगे। हमने देखा था कि जब हर्षा का टाइम पीरियड, हर्षवर्धन का टाइम पीरियड खत्म हुआ, उसके बाद कंप्लीट नॉर्थ इंडिया के अंदर एक इंस्टेबिलिटी आ गई थी। और जो मेजरली हर्षा के टाइम पीरियड के बाद तीन एम्पायर ऐसे थे जो लाइमलाइट के अंदर आए। आपके पालास, प्रतिहार्स एंड आपके राष्ट्रकूटास। ये तीन एम्पायर थे जो आपके हाईलाइट के अंदर आए। अब इनके हाईलाइट के अंदर आने के बाद सिचुएशन क्या हुई कि नॉर्थ के अंदर तो ये तीनों थे, और सेम पीरियड के अंदर जब हमने साउथ के अंदर देखा तो आपके चालुक्यास थे, पल्लव्स थे, और उसके बाद चोला एम्पायर आया जिसका एंड नियर अबाउट 1200 सी के नियर अबाउट हुआ। तो ये थी साउथ की स्टोरी। अब जिस टाइम पीरियड के अंदर नॉर्थ में तीनों एम्पायर पालास, प्रतिहार, राष्ट्रकूटास रूल कर रहे थे, उस टाइम पीरियड के अंदर आपका जो सिंध वाला रीजन था वहां हुआ फर्स्ट इस्लामिक इन्वेजन, जिसमें सिंध को कन्विंस, जो आपका सिंध वाला रीजन है, जो इंदस रिवर वाला रीजन है, ऊपर पाकिस्तान वाला जो हमारा रीजन है, उस साइड क्या हुआ, फर्स्ट इस्लामिक इन्वेजन हुआ, जिसको किसने किया, मोहम्मद बिन कासिम ने। ये था आपका पहला इस्लामिक इन्वेजन। उसके बाद जो आपका सेकंड एंड थर्ड इन्वेजन हुआ वो कब हुआ, उस टाइम पीरियड तक तो राष्ट्रकूटास का भी एंड हो चुका था, और 100 सीई के बाद आपके सेकंड और थर्ड दोनों ही इस्लामिक इन्वेजन कंडक्ट हुए इंडिया के अंदर। और अब देखो, राष्ट्रकूटास खत्म हो गए, इस्लामिक इन्वेजन्स का दौर चल रहा था। अब क्या राष्ट्रकूटास के बाद कोई एम्पायर इंडिया के अंदर आया ही नहीं, ऐसा नहीं था। जिस टाइम पीरियड के अंदर आपका सेकंड और थर्ड इस्लामिक इन्वेजन हुआ, उस टाइम पीरियड के अंदर इंडिया के अंदर रूल कौन कर रहे थे, आपके राजपूत कर रहे थे। राजपूत के अंदर आपके चौहान्स थे, परमार्स थे, ऐसे काफी राजपूत डायनेस्टीज थी। चौहान्स में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन थे, पृथ्वीराज चौहान, जिनका सेकंड और थर्ड इन्वेजन के टाइम पीरियड के अंदर काफी रोल भी रहा। और ऐसे ही कुछ राजपूत एम्पायर्स और रूल कर रहे थे। अगर हम और बात करें तो आपके वेस्टर्न चालुक्यास रूल कर रहे थे, ईस्टर्न चालुक्यास रूल कर रहे थे, ककातिया डायनेस्टी रूल कर रही थी, ऐसे परमार्स रूल कर रहे थे। ऐसी कुछ छोटी छोटी डायनेस्टीज थी जो इंडिया के अंदर रूल कर रही थी, लेकिन कोई ऐसी मेजर डायनेस्टी नहीं थी जो पूरे इंडिया को कवर कर सके और इस्लाम को इंडिया के अंदर आने से रोक सके। अब एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये क्वेश्चन भी आएगा कि एट लास्ट इस्लामिक इन्वेजन्स हुए ही क्यों, क्या जरूरत थी उनको इंडिया के अंदर आने की। तो उसका एक रीजन तो सबसे इंपॉर्टेंट ये बनता है, हमारे इंडिया की प्रॉस्पेरिटी, कि इंडिया के पास उस टाइम पर बहुत ज्यादा गोल्ड था, बहुत पैसा था इंडिया के अंदर। इसीलिए तो मोहम्मद गौरी ने 17 टाइम सोमनाथ टेम्पल को लूटा था, बिकॉज हमारे टेम्पल्स भी बहुत ज्यादा रिच थे। और दूसरा, टेम्पल्स को इतना टैक्स वगैरह भी उस टाइम नहीं देना पड़ता था, तो जो टेम्पल्स का पैसा था, उनका गोल्ड था, सब कुछ उन्हीं के पास रहता था, और इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी थी। दूसरा,
इंडिया के अंदर उस टाइम पे जितने एम्पायर थे सारे वीक थे, वीक एम्पायर्स थे, बिकॉज एक भी एम्पायर ऐसा उस टाइम पर इंडिया के अंदर नहीं था जो पूरे इंडिया को यूनाइट कर सके, पूरे इंडिया को यूनाइट कर सके, बिकॉज सभी एम्पायर्स की आपस में ही इतने क्लैशेस थे कि आपस में ही नहीं बनती थी। और एक वो होता है ना कि जैसे हमारी फैमिली में भी होता है कि घर की आपसी लड़ाई में हम कहते हैं कि पड़ोसियों ने मजे ले लिए, वो सेम चीज थी कि इंडिया के रूलर्स आपस में लड़ते रहे और उनको ये पता ही नहीं चला कि कब इस्लामिक इन्वेजन्स हुए और इंडिया की पावर इस्लामिक स्टेट्स के हाथ में और इस्लाम के हाथ के अंदर आ गई, मुगल्स के अंडर आ गई। ये उनको उनको इस चीज का रियलाइजेशन हुआ ही नहीं, और जब रियलाइजेशन हुआ जब तक उस चीज का टाइम जा चुका था और पूरा इंडिया एक इस्लामिक इन्वेजन की वजह से मुगल्स के अंडर कवर होता चला गया। अब इसके अलावा ऐसा क्या रीजन रहा इस्लामिक इन्वेजन्स का? एक रीजन और ये रहा कि जो पावर्स उस टाइम पर सेंट्रल एशिया के अंदर थी, जहां से वो आए थे, उन पावर्स का तो मुकाबला वो कर नहीं सकते। सपोज करो कि आप जहां पर हो, आपको दिख रहा है यहाँ पर आपका काम नहीं बन सकता, यहाँ पर आप पावर होल्ड नहीं कर सकते, या फिर हम आज के टाइम में देखें तो एग्जाम्पल के लिए मानो कि आप बिलोंग करते हैं राजस्थान से और आपको ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में आपका करियर सेट नहीं हो सकता, आप सक्सेस नहीं हो सकते, आपको जॉब नहीं मिल सकती, आपका बिजनेस सेट नहीं हो सकता, तो आप सपोज करो कि आप सोच रहे हो कि मैं गुजरात मूव कर जाता हूँ, गुजरात में मेरी बात बन जाएगी बिकॉज वहां पे कंडीशन अलग है, वहां पे इतना कंपटीशन नहीं है, वहां पे चीजें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। तो आप क्या करोगे, गुजरात मूव हो जाओगे और गुजरात जाकर सेटल होकर वहां पर अपना करियर बना लोगे। वो सेम चीजें ही इन्होंने सोची, चाहे वो आपके मोहम्मद गौरी थे, महमूद गजनवी थे या फिर मीर कासिम थे, कि सेंट्रल एशिया के अंदर तो हमारा कुछ नहीं हो पा रहा, तो हम क्या करते हैं, हम इंडिया मूव करते हैं। इंडिया में प्रॉस्पेरिटी भी बहुत है, एम्पायर्स भी वीक है, उनके ऊपर कंट्रोल भी हासिल किया जा सकता है और एम्पायर इस्टेब्लिश भी किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने इंडिया के अंदर आना जरूरी समझा। और मेडिवल हिस्ट्री के अंदर हमें क्या देखना है, हमें तीनों इस्लामिक इन्वेजन्स को देखना है। इन तीनों इस्लामिक इन्वेजन्स के बाद ही किस चीज की स्टार्टिंग हुई, आपकी दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत कब स्टार्ट हुई, इन तीनों इस्लामिक इन्वेजन्स के बाद आपकी स्लेव डायनेस्टी आई जिसने दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट किया और जो काफी टाइम पीरियड तक रही। और दिल्ली सल्तनत खत्म होने के बाद क्या आया, आपका मुगल्स, जो बाबर ने जिसकी स्टार्टिंग की पानीपत का वॉर जीतकर, और फिर आपके बाबर, हुमायूं, अकबर, ऐसे करके काफी ईयर तक, नियर अबाउट 800 ईयर्स तक इंडिया को मेजरली कंट्रोल किसने किया, मुगल्स ने किया, इस्लामिक लोगों ने किया। और इस टाइम पीरियड पे ऐसा नहीं था कि इंडिया में और एम्पायर्स ही नहीं थे, आपके राजपूत एम्पायर्स बहुत ज्यादा थे, साउथ के अंदर आपका विजयनगर एम्पायर डेवलप हुआ, लेकिन मेजरली इंडिया को कवर किसने किया, कंट्रोल किसने किया, मेजरली कवर इंडिया को किया मुगल्स ने। और इस तरह से इंडिया के अंदर एक इस्लाम की बहुत अच्छी स्टार्टिंग हुई और मुगल्स की स्टार्टिंग हुई, और जो हिंदू राजा थे उनका सब कुछ डिक्लाइन होता चला गया। फिर बाद में जब मुगल्स एंड कब हुए, मुगल्स एंड हुए हमारे ब्रिटिशर्स के आने के बाद, फिर ब्रिटिशर्स का रूल एंड देन लास्ट में हमें इंडिपेंडेंस मिली, और ऐसे करके हमारी हिस्ट्री चली। अब आज की क्लास में हम तीनों इस्लामिक इन्वेजन्स को देखेंगे, देन वी विल मूव टू दिल्ली सल्तनत, एंड उसके साथ साथ दिल्ली सल्तनत को कवर करने के बाद हम देखेंगे कि जिस टाइम पे इस्लामिक इन्वेजन्स हो रहे थे और दिल्ली सल्तनत का रूल चल रहा था, उस टाइम पे नॉर्थ एंड साउथ दोनों साइड और कौन कौन से किंगडम थे, जो आपके राजपूत से उनको भी, जो इंपॉर्टेंट थे उनको भी हम कवर करेंगे, साथ में आपके ककातिया डायनेस्टी, वेस्टर्न चालुक्य, इनसे रिलेटेड भी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इनका एडमिनिस्ट्रेशन, जो जो इंपॉर्टेंट था, फिर हम उसको भी अपनी एक क्लास के अंदर कवर करेंगे। और ये सब कवर करने के बाद हम मुगल्स के ऊपर फाइनली मूव करेंगे। लेट स्टार्ट विद द 3 इस्लामिक इन्वेजन्स। Conquest of Sindh and Islamic invasion. The rise of Islam in Arabia gave rise to a new political system. Start कहाँ से हुआ? The process of expansion which has started after the capture of Makkah by the Prophet Muhammad.
continued after his death. अब उनकी डेथ के बाद भी ये प्रोसेस कंटिन्यू रहा और इस्लाम का राइज होता रहा और आज तक होता आ रहा है. The Arabs invaded India in AD 712 from the northwest region. जो आपका ऊपर अफगानिस्तान पाकिस्तान से रीजन आ रहा है, बिकॉज उस टाइम पे इंडिया बहुत बड़ा था और वो सब सारा एरिया इंडिया के अंदर ही कवर होता था. मोहम्मद बिन कासिम, अ जनरल ऑफ द उमय्यद खलीफेट, लेड दिस इन्वेजन. इस इन्वेजन के मेन हेड कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम. द इन्वेजन ऑफ इंडिया वॉज पार्ट ऑफ अ पॉलिसी ऑफ अरब एक्सपेंशन ड्यूरिंग दिस पीरियड. किस लिए किया था उस टाइम पे उन्होंने इंडिया का इन्वेजन? बिकॉज ये उनकी पॉलिसी थी, अरब एक्सपेंड करना, अरब का एक्सपेंशन करना, साथ में इस्लाम को एक्सपेंड करना. By the 8th century AD, the Arab expansion had acquired a core position from Spain to India, connecting the trade of Mediterranean and the Indian Sea. 8th century तक आते आते अरब का इन्वेंशन अच्छा चल रहा था एंड द वेल्थ ऑफ इंडिया अट्रैक्टेड अरब्स. और अरब सबसे ज्यादा किससे अट्रैक्ट थे? इंडिया की वेल्थ से, जो उस टाइम पर बहुत ज्यादा थी. जैसा कि हम भी कहते हैं कि हमारा भारत पहले एक सोने की चिड़िया हुआ करता था एंड वो चीज एक सच थी कि इंडिया के अंदर पहले बहुत ज्यादा वेल्थ थी, बहुत ज्यादा गोल्ड था, बिकॉज हमारे इंडिया की लोकेशन ऐसी है जहां पर हमें सारी चीजें इंडिया के अंदर ही अवेलेबल होती हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे मिनरल्स हो, कोल, आयरन, सब कुछ हमारे इंडिया की जमीन के ऊपर हमें अवेलेबल होता है. इसकी वजह से इंडिया की वेल्थ बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी. इसीलिए पूरे वर्ल्ड की टाइम टू टाइम किसी ना किसी कंट्री की नजर हमेशा इंडिया पर रही. Conquest of Sindh. The Arab merchants had active trade relations with their Indian and Southeast Asian counterparts. They were known for the sea routes to the western coast of India. अब reason for invasion. It was to avenge the plunder of Arab ships by pirates of Debel, modern Karachi. Muhammad bin Qasim, he besieged Debol in 712 AD and marched across the Indus and killed the king of Sindh who refused to punish the pirates. अब ऐसे ही जो शिप्स थी उनसे रिलेटेड प्लंडर स्टार्ट हो गए थे, चीजें उस टाइप से स्टार्ट हो गई थी. फिर जो आपके मोहम्मद बिन कासिम थे उन्होंने क्या किया, जो आपके कराची वाला एरिया था वो भी आपका एक एज अ सी पोर्ट जाना जाता था उस टाइम पीरियड के अंदर, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सी रूट था और उस टाइम के ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से भी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था. उसके बाद क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम ने उस उधर से इंडिया के अंदर एंट्री की, उन्होंने इंदस के अराउंड मार्च किया और फिर जो किंग सिंध के राजा थे उस टाइम पे उनको उन्होंने मार दिया और उसके बाद वो आगे बढ़े और उन्होंने सिंध को कैप्चर किया. Subsequently, all the neighboring towns of Nerun, Reward, Brahmabad, Alor, Multan were also captured. इस तरह से जो सिंध था और सिंध के आसपास के एरिया थे सभी को मोहम्मद बिन कासिम ने कैप्चर कर लिया. इम्पैक्ट क्या रहा कंक्वेस्ट का? The economic life of Sindh got disturbed as a result of the campaign of Qasim. A large number of people and merchants had fled from Sindh. काफी लोगों ने सिंध से मूव कर दिया. कासिम had conquered the major portion of Sindh up to the lower Punjab. लोअर पंजाब कौन सा? जो आज के टाइम पे मॉडर्न इंडिया के अंदर ही पंजाब है, वहां तक उन्होंने एक्सटेंड कर लिया था. एंड हिज रूल लास्टेड ओनली फॉर 2 years. However, many Arabs settled down in Sindh and established relations with the local people. अब उनका रूल तो सिर्फ 2 साल रहा, बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि उन्होंने अरब इन्वेजन की, इस्लामिक इन्वेजन की एक स्टार्टिंग इंडिया के अंदर कर दी थी. और जब राष्ट्रकूटाज खत्म हुए, जब उसके बाद तो इंडिया के अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट एम्पायर्स नहीं बचे थे, उसके बाद वो चीज और स्पीड से एक्सटेंड हुई और ऐसी एक्सटेंड हुई कि उस चीज को फिर हमने नियर अबाउट 800 ईयर्स तक फेस किया और इस्लामिक इन्वेजन्स और इस्लाम का एक्सपेंशन अगले 800 साल तक इंडिया के अंदर होता रहा और मुगल्स ही इंडिया के अंदर दोबारा से मेजर पावर बनकर आए और मुगल्स ही लास्ट थे जिन्होंने पूरा इंडिया के अंदर रूल किया. इस्लामिक इन्वेजन के बाद ऐसा कोई भी इंडियन एम्पायर नहीं आया जिन्होंने इंडिया को कंप्लीटली रूल किया हो एक्सेप्ट मुगल्स. अब
इसके अंदर आपको इम्पोर्टेंटली क्या याद रखना है कि जो कंक्वेस्ट ऑफ सिंध हुआ था वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, उन्होंने एक स्टार्टिंग की थी और इसी को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट इस्लामिक इन्वेजन। और थोड़ा सा आपको टाइमलाइन पता होनी चाहिए कि टाइम पीरियड कौन सा था। उसके अलावा ये वाला जो पार्ट है वो मेनली किसके लिए है, अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। अगर हम नहीं डिस्कस करते तो हमारी एक मेडिवल हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती। और मेजरली बिकॉज आई एम ऑल्सो द हिस्ट्री स्टूडेंट, मैंने हमेशा देखा है कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हमें आती है वो मेडिवल हिस्ट्री के अंदर ही आती है, बिकॉज उसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती इतनी अच्छी एज कंपेयर टू एंशियंट इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। अब इस्लामिक इन्वेजन्स ऑफ इंडिया, सेकंड महमूद गजनवी एंड थर्ड महमूद ऑफ गौरी। द सक्सेसफुल इन्वेजन ऑफ इंडिया बाय मुस्लिम तुर्क्स such as Mahmud Ghaznavi and Mahmud Ghori in the 11th and the 12th century respectively can be considered as the culmination of the background set by Sindh conquest in the 8th century। अब ये वाला क्यों important था, because एक background यहाँ से set हो गया था अरब्स के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने 2 years रूल किया, रूल तो सिर्फ 2 साल का था, तो 2 साल में उन्होंने कुछ और चेंज तो नहीं कर पाए, बट एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि अगर इन्होंने 2 साल रूल किया है तो आने वाले जो रूलर्स हैं वो चीजों को कंक्वायर करके और भी साल रूल कर सकते हैं और अपने आप को इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। महमूद गजनी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स ड्यूरिंग एडी 1000 to 1026। 17 टाइम्स बहुत होते हैं। उन्होंने 17 बार इंडिया में आकर इंडिया को लूटा, इंडिया के अंदर प्लंडर किया, लोगों को मारा, एंड उसकी वजह से ही इंडिया की वेल्थ वहां से ही डिक्लाइन होना स्टार्ट हुई। महमूद गजनी वॉज द सन ऑफ सप्तुगिन, द फाउंडर ऑफ गजनी डायनेस्टी एंड तुर्किश स्लेव कमांडर। पहला इनकाउंटर इनका, फर्स्ट इनकाउंटर, महमूद गजनी फर्स्ट इनकाउंटर्ड द हिंदू शाही रूलर जयपाल इन एडी 1001। यहाँ से उन्होंने स्टार्टिंग की। फिर आगे अटैक्स कैसे किए उन्होंने कि फिर उन्होंने दोबारा 1004 से 6 के बीच में उन्होंने कहा मुल्तान के ऊपर अटैक किया। फिर वो पंजाब के पास आ गए। सून पंजाब ऑल्सो पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ गजनवीज। पंजाब तक उनकी एंट्री हो चुकी है, जो इंडिया वाला पंजाब है आज के टाइम पे भी। एंड देन बिटवीन एडी 1014 टू 1019 महमूद enriched its treasury by looting the temples of नागरकोट, थानेसर, मथुरा एंड कन्नौज। तो मतलब मान लो वो यूपी तक आ चुके हैं, यूपी तक का एरिया उन्होंने कवर किया और इन सारी जगह के टेम्पल्स को उन्होंने लूटा। और ये सारी जगह टेम्पल्स के मामले में बहुत ज्यादा रिच मानी जाती हैं, आज भी रिच है। आज भी मथुरा में आपको बहुत टेम्पल्स मिलेंगे, एक इम्पॉर्टेंट जगह है कृष्ण जी के पर्सपेक्टिव से। थानेसर जो कुरुक्षेत्र के पास है, जहां महाभारत का युद्ध हुआ था, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। और कन्नौज तो उस टाइम पीरियड के अंदर भी काफी, उस टाइम पीरियड के अंदर आपको पता है कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटी थी कन्नौज इंडिया के पर्सपेक्टिव से। And the attack against Nagarkot in AD 1008 has been described as his first great। सबसे important उस टाइम पे क्या रहा था कि उन्होंने नागरकोट के अंदर प्लंडर किया और उससे आगे, बिकॉज उसी को प्लंडर करने के बाद वो कन्नौज तक पहुंच गए। मतलब उन्होंने ऑलमोस्ट हाफ यूपी का एरिया भी उस टाइम पीरियड के अंदर प्लंडर करते करते कवर कर लिया था। फिर सबसे इंपॉर्टेंट सोमनाथ अटैक, द अटैक ऑन द सोमनाथ टेम्पल इन सौराष्ट्र। अब देखो कितना आगे आ गए वो इंडिया के अंदर, बिकॉज गुजरात तक अगर आप आ रहे हो, सौराष्ट्र के एरिया तक आप आ रहे हो, मतलब आपने ऑलमोस्ट हाफ इंडिया कवर कर लिया है प्लंडर करते करते। इन एडी 1025 वॉज महमूद मोस्ट एम्बिशियस इंडियन कैंपेन। और ऐसा तो माना जाता है कि सोमनाथ टेम्पल तो सोने का खजाना था, जितना एक किसी बड़े से बड़े राजा के पास सोना नहीं होगा, उससे ज्यादा गोल्ड, उससे ज्यादा वेल्थ हमारे अकेले सोमनाथ टेम्पल के पास थी। महमूद कैप्चर्ड द सिटी आफ्टर द ग्रीन स्ट्रगल इन विच मोर देन 50,000 डिफेंडर्स लॉस्ट देयर लाइव्स। अब इतने लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। एंड देन महमूद लेफ्ट सोमनाथ आफ्टर अ fortnight when he came to know that the Gujarat king Bhima I had completed preparation to confront him। जब उनको लगा कि अब उनके साथ कन्फ्रंटेशन हो सकती है, वॉर की सिचुएशंस हो सकती है, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो वहां से निकल गए। गजनीज एम्बिशंस क्या थे?
उनका एम्बिशन ऐसा नहीं था। देखो प्रॉब्लम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जो गजनी थे वो सिर्फ इंडिया को लूटना चाहते थे, वो इंडिया को लूट कर अपनी जेब भरना चाहते थे, वो इंडिया के अंदर सेटल नहीं होना चाहते थे। बट फिर उनके प्लंडर से सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि उन्होंने वेल्थ की, अगर एक कंट्री के पास उसका पैसा नहीं है तो अल्टीमेटली उसके पास सब कुछ खत्म होता चला जाएगा। अब आर्मी है, आर्मी को मेंटेन करने के लिए भी वेल्थ तो चाहिए, हर चीज के लिए आज के टाइम पे भी पैसा लगता है, उस टाइम पीरियड के अंदर भी आपको हर चीज के लिए वेल्थ तो लगेगी। उन्होंने इंडिया के अंदर एम्पायर इस्टेब्लिश नहीं किया, बट इंडिया को इतनी बुरी वीक इकोनॉमिक कंडीशन में उन्होंने लाकर खड़ा कर दिया कि कोई भी बाहर से आकर अब आसानी से इंडिया के अंदर एम्पायर बनाकर इंडिया के ऊपर रूल कर सकता था, बिकॉज एम्पायर्स की वेल्थ काफी कम हो चुकी थी। That his raids into India were only to acquire the famous wealth of India. This wealth would help him to consolidate his vast rule in Central Asia. अब वो देखो सेंट्रल एशिया में वो पहले रूल क्यों नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज उनके पास कुछ नहीं था और वो वहां के एम्पायर से लड़ नहीं पा रहे थे। तो अगर अब उनके पास वेल्थ आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आर्मी भी आ जाएगी, हर चीज उनके पास ऑटोमेटिकली, अगर आपके पास पैसा है आपको खुशी से या कैसे भी सब कुछ मिल तो जाएगा। आज के टाइम पे तो दोस्ती भी जो होती है, फ्रेंडशिप, लव, सब कुछ आपके पास अगर पैसा होता है तो आपको मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता, सब कुछ छोड़ के चले। तो वो सेम चीज थी, जैसे ही उनके पास वेल्थ आई उनको लगा कि अब वो आराम से सेंट्रल एशिया को रूल कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने इंडिया को बार बार इन्वेड किया, बिकॉज एट दैट टाइम ऑफ हिस्ट्री इंडिया की वेल्थ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी एंड ही डिड नॉट विश टू इस्टेब्लिश एन एम्पायर इन इंडिया। इनका एम्बिशन नहीं था इंडिया के अंदर एम्पायर को इस्टेब्लिश करने का। द वीक इंडियन डिफेंस एक्सपोजर, हाउएवर हिज इन्वेजन्स एक्सपोज द वीक डिफेंस ऑफ इंडियन किंगडम। और इन्हीं के इन्वेजन से वर्ल्ड में ये बात भी पता चली कि अगर कोई बाहर से आकर इंडिया को 17 टाइम्स इन्वेड कर सकता है, सोमनाथ जैसे वेल्दी टेम्पल को अटैक कर कर लूट सकता है, मतलब इंडिया की कंडीशन अच्छी नहीं है। अब आज के टाइम पीरियड के अंदर अगर हमारे देश में कोई घुसकर, सपोज करो कोई पार्लियामेंट पे अटैक कर रहा है, कोई इंडिया की जो कैपिटल है उसके ऊपर अटैक कर रहा है, आप क्या सोचोगे? अरे हमारी गवर्नमेंट का तो डिफेंस सिस्टम बहुत खराब है, हमारी गवर्नमेंट पार्लियामेंट को नहीं बचा पाई तो हमें कैसे प्रोटेक्शन देगी। वो सेम चीज वर्ल्ड लेवल पे पता चली कि इंडिया का डिफेंस सिस्टम, इंडियन किंगडम्स फिलहाल इतनी वीक पोजीशन के ऊपर है कि इंडिया के अंदर कोई भी इजीली आकर इंडिया के अंदर रूल कर सकता है। दे ऑल्सो ओपन द पॉसिबिलिटी ऑफ अटैक्स इन फ्यूचर बाय द तुर्क्स। इसी की वजह से फ्यूचर अटैक्स बहुत इजीली पॉसिबल होना स्टार्ट हो गई इंडिया के अंदर, बिकॉज इन्होंने ये चीज वर्ल्ड में बता दी, पूरे सेंट्रल एशिया को बता दिया कि इंडिया में तो लूटना इतना आसान है, तो इंडिया में एम्पायर को इस्टेब्लिश करना भी कोई मुश्किल चीज उस टाइम पीरियड के अंदर नहीं था। अब आते हैं मोहम्मद गौरी। इन एडी 1173 शहाबुद्दीन मोहम्मद, ऑल्सो कॉल्ड मोहम्मद ऑफ गोरी, असेंडेड द थ्रोन ऑफ गजनी। अब इनके बाद किसने गजनी एम्पायर के ऊपर रूल किया? Muhammad Ghori. The Ghoris were not strong enough to meet the growing power and the strength of Kharje Empire of Central Asia. अब देखो इनके पास इतनी पावर स्ट्रेंथ नहीं थी कि जो सेंट्रल एशिया के अंदर एम्पायर है उसको उसके ऊपर रूल कर सके, उनको हराकर वहां रूल कर सके, बिकॉज एम्पायर बहुत स्ट्रांग था। जैसे हमारे इंडिया के अंदर जब अशोका का एम्पायर था, किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि अशोका से लड़कर और अशोका को डिफीट करके आप इंडिया के ऊपर रूल कर पाओ। तो वो डिपेंड करता है आपके एम्पायर टू एम्पायर की किस राजा ने अपने एम्पायर को इतना स्ट्रांग बनाया है कि उनको कोई और कवर अप कर पाए या ना कर पाए। जैसे अशोका एम्पायर था, बाद में अकबर का रूल था, वो बहुत स्ट्रांग रूलर्स थे जिन्होंने अपने एम्पायर को बचा कर रखा। वो सेम सिचुएशन उस टाइम पे सेंट्रल एशिया के अंदर थी। इसीलिए दिस फोर्स्ड गोरी टू टर्न टुवर्ड्स इंडिया टू फुलफिल हिज एक्सपेनिस्ट एम्बिशन। इसीलिए वो अपने एम्बिशन पूरे करने के लिए वो भी इंडिया के अंदर ही आ गया, बिकॉज इंडिया उस टाइम पे इतनी वीक कंडीशन में था कि कोई भी इंडिया के अंदर आ सकता था। इनिशियल कैंपेन्स, गौरी मार्च्ड अगेंस्ट मुल्तान एंड फ्रीड इट फ्रॉम इट्स रूलर इन एडी 1175। इसने क्या किया? मुल्तान को फ्री किया, जो भी मुल्तान के उस टाइम पे रूलर थे, और मुल्तान को कैप्चर कर लिया। इन द सेम कैंपेन ही कैप्चर्ड उच फ्रॉम द भाटी राजपूत। जो भाटी राजपूत से उनसे भी इन्होंने
अपने उनके एरिया को कवर कर लिया। एंड देन 3 years later in AD 1178 he again marched to conquer Gujarat, but the Chalukya ruler of Gujarat Bhima II defeated him at the battle of Anhilwara। अब हमने पीछे देखा था जब हम स्टोरी को डिस्कस कर रहे थे कि उस टाइम पीरियड के अंदर भी वेस्टर्न एंड ईस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी थी जो ज्यादा एरिया को कवर नहीं कर रहे थे बट पावर के अंदर थे। तो वैसे ही उन्हीं चालुक्य रूलर्स में से एक रूलर थे भीमा सेकंड, जो काफी अच्छे थे, उनके अंदर थोड़ी कैपेबिलिटीज थी, इसीलिए उन्होंने गुजरात के अंदर मोहम्मद गौरी को रोकने की हिम्मत रखी और उनको रोका और बैटल में उनको हरा दिया। एंड उस बैटल को क्या बोला जाता है? बैटल ऑफ अनहिलवारा। अब फिर आता है पंजाब कंक्वेस्ट। गौरी लॉन्च अ कैंपेन अगेंस्ट द गजनविद पोजेशन इन पंजाब। एज अ रिजल्ट पेशावर वाज कंक्वायर्ड एंड द लाहौर, फिर उसके बाद लाहौर, ऐसे करके पेशावर भी उनके कंट्रोल में आ गया, देन लाहौर भी उनके कंट्रोल में आ गया। एंड द फोर्ट ऑफ सियालकोट एंड देवल वर कैप्चर्ड नेक्स्ट, और इन दोनों फोर्ट को भी महमूद ऑफ गौरी ने कैप्चर कर लिया। वो गुजरात के अंदर कैप्चर नहीं कर पाए, इन जगहों पे उन्होंने पर चीजें को कैप्चर कर लिया। Then by AD 1190, having secured Multans in Punjab, Muhammad Ghori had paved the way for a further thrust into the Gangetic Doab। अब इन चीजों को करने के बाद अब उन्होंने सोचा कि अब हम गंगेटिक दुआब की साइड चलते हैं, जो गंगा के किनारे वाला एरिया, यानी आपका राजस्थान, फिर नीचे हरियाणा, फिर यूपी, इस टाइप। फिर उनका ये एक इंपॉर्टेंट बैटल हुआ, 2 बैटल हुए तारेन के। द फर्स्ट वन इज द फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन 1191 AD। ये आपको डेट भी याद रखनी है बिकॉज ये डायरेक्ट पूछा जाता है क्रोनोलॉजी के अंदर, मैच द फॉलोइंग के अंदर। Gauri's possession of Punjab and his attempt to advance into the Gangetic they brought him into direct conflict with the Rajput ruler Prithviraj Chauhan। इनका नाम हमने काफी सुना भी होता है बिकॉज सीरियल्स में, मूवीज में और वैसे भी नॉर्मली भी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रूलर हुए थे चौहान डायनेस्टी के। इन्होंने डायरेक्ट, इनके साथ डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में महमूद ऑफ गोरी आए बिकॉज वो आगे इन्वेजन कर रहे थे जहां पर इनका रूल था। उसकी वजह से क्या हुआ? फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन हुआ 1191 AD के अंदर। एंड द कन्फ्लिक्ट स्टार्टेड विद द क्लेम्स ऑफ भटिंडा। स्टार्ट कब हुआ था? भटिंडा के क्लेम्स के साथ। एंड देन द गोरीज आर्मी वाज रूटेड एंड ही नैरोली एस्केप्ड डेथ। अब उनकी डेथ तो नहीं हुई और उन्होंने वो कैसे ना कैसे बचकर उस वॉर के अंदर बच गए, बैटल के अंदर बच गए और उन्होंने अपनी जान वहां बचा ली। एंड पृथ्वीराज कंक्वायर्ड भटिंडा बट ही मेड नो एफर्ट टू गैरिसन इट effectively. This gave Gauri an opportunity to reassemble his forces and make preparation for another advance into India। अब पृथ्वीराज चौहान ने वो बैटल तो जीत लिया, बट उनकी गलती क्या रही कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर अब उन्होंने अपने एरिया को, भटिंडा वाले एरिया को और बाकी एरिया को दोबारा से अच्छी तरह सिक्योर नहीं किया, अपनी आर्मी को और अपनी चीजों को दोबारा से एडवांस नहीं किया, एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, तो ये सेम बैटल दोबारा भी हो सकता है। बिकॉज सामने वाला, अगर सामने वाले की डेथ हो जाती है, सपोज करो एक टेररिस्ट है, उसकी डेथ नहीं की, गवर्नमेंट ने उसको कैप्चर नहीं किया, सिर्फ उसने जो भी वो बॉम्ब, अगर बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला था उस बॉम्ब ब्लास्ट को रोक दिया, बट उस टेररिस्ट को आप मतलब कैप्चर नहीं कर रहे, तो वो टेररिस्ट अगर दोबारा से वहां से भाग गया तो क्या वो दोबारा बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। वो सेम गलती वहां पर हुई कि मोहम्मद गोरी वहां से एस्केप हो गए और पृथ्वीराज चौहान ने बाद में उस चीज को ज्यादा सीरियसली लेके बाद में उसको एक स्ट्रेटेजिक तरीके से ठीक नहीं किया, तो दोबारा गौरी के पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो दोबारा से अपनी चीजों को ठीक करके, चीजों को रीअसेंबल करके, आर्मी को रीअसेंबल करके दोबारा से अटैक कर सकता था, और उसने किया भी। द सेकेंड बैटल ऑफ तारेन 1192 and this battle is regarded as one of the turning point in Indian history because इस बैटल से क्लियर हो गया था कि अगले 800 साल सिर्फ मुगल्स के थे, और वो तो मे बी अगर ब्रिटिशर्स नहीं आते तो क्या पता उससे भी ज्यादा वो चीजें चलती। The Indian forces were more in number but Turkish forces were well organized with shift moving cavalries। नंबर पृथ्वीराज चौहान की आर्मी का ज्यादा था, उनके पास आर्मी बड़ी थी, बट एक वो होता है ना कि आपके पास ब्रेन जो होता है ना, स्मार्ट
वर्क और हार्ड वर्क का डिफरेंस, वो सेम चीज थी कि आपको हार्ड वर्क तो कहीं करना है बट साथ में कैसे करना है, स्मार्टली करना है। वो सेम चीज थी कि इंडियंस नंबर्स में ज्यादा थे बट एक जो वेल ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक जो स्ट्रेटेजी होती है, एक जो वॉर को हैंडल करने की सिचुएशन होती है, उन सब में कौन अच्छे थे, तुर्किश बहुत ज्यादा अच्छे थे। जो मोहम्मद अफगौरी की आर्मी थी, फोर्स थी, वो ज्यादा अच्छी थी। एंड विद मॉडर्न कैवलरी टेक्निक्स द तुर्किश आर्मी डिफीटेड इंडियन फोर्सेस। इसलिए इसके अंदर, इस बैटल के अंदर कौन जीता, मोहम्मद ऑफ गौरी। A large number of Indian soldiers मारे गए. Prithviraj tried to escape but was captured near Saraswati. The Turkish army captured the fortress of Hasi, Saraswati and Samana and then they moved forward running over Delhi and Ajmer. ठीक है, पृथ्वीराज ने वहां से भागने की कोशिश की पर वो भाग नहीं पाए और वो पकड़े गए। और उसके बाद जो था मोहम्मद गौरी का एक्सपेंशन कहाँ तक हुआ, पूरे हरियाणा वाले रीजन में, थोड़ा राजस्थान के रीजन में उन्होंने सारी चीजों को कैप्चर किया और उसके बाद वो किस साइड मूव किए, दिल्ली और अजमेर की साइड। Then after Tarain, Gori returned to Ghazni, leaving the affairs of India in the hand of his trusted slave general Kutubuddin ऐबक। अब मोहम्मद गौरी ने क्या किया, उन्होंने बहुत इंडिया से सारी वेल्थ को कैप्चर कर लिया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो गजनी, सेंट्रल एशिया की साइड वापस चले जाएंगे, मूव कर जाएंगे। और वो इंडिया के अंदर किसको छोड़ कर गए, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो उनके स्लेव जनरल थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक ही थे जिन्होंने फिर क्या किया, इंडिया के अंदर रहते हुए दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग की और दिल्ली सल्तनत के पहले रूलर बने। स्लेव डायनेस्टी, इन्होंने स्लेव डायनेस्टी की स्टेब्लिशमेंट की उस टाइम पीरियड के अंदर, और जहां से दिल्ली सल्तनत का रूल इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ। तो मेनली जो दिल्ली सल्तनत का रूल स्टार्ट किया वो किसने किया, वो मोहम्मद गौरी के जो स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने दिल्ली सल्तनत को इनके जाने के बाद इस्टेब्लिश किया। और उसके बाद दिल्ली सल्तनत ने काफी ईयर्स तक रूल किया और फिर रूल दिल्ली सल्तनत से मुगल्स के पास हैंड ओवर हो गया। एक और बैटल इंपॉर्टेंट था, बैटल ऑफ चांद वॉर। ये कब हुआ था, इन AD 1194। ये आपको तीनों बैटल्स याद रखने हैं, बैटल ऑफ तारेन 1 और 2 और आपका बैटल ऑफ चांद वॉर। मोहम्मद गौरी अगेन रिटर्न टू इंडिया, ही क्रॉस्ड यमुना एंड मूव टुवर्ड्स कन्नौज। वो कन्नौज की साइड उन्होंने मूव किया एंड ही गेव अ क्रशिंग डिफीट टू जयचंद एट चांद वॉर नियर कन्नौज। और उन्होंने जयचंद को हराया कन्नौज के नियर। And thus the battle of Tarain and Chandwar led the foundation of Turkish rule in North India. इस तरह से अब कन्नौज मतलब जो आपका दिल्ली वाला रीजन है, दिल्ली के आसपास हरियाणा का रीजन है, थोड़ा सा राजस्थान का रीजन है, थोड़ा यूपी का रीजन है, यहाँ तक सब कुछ तुर्किश के रूल के अंडर उस टाइम पे चल रहा था। इसी चीज का फायदा फिर उठाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने और उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर की शुरुआत की जो काफी टाइम पीरियड तक फिर चला। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कैसे फिर दिल्ली सल्तनत को बनाया, फिर इनके बाद कौन कौन रूलर्स आए। जो 5 डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत की थी, स्लेव देन खिलजी डायनेस्टी, उन सबको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और दिल्ली सल्तनत को डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि जिस टाइम पे दिल्ली सल्तनत थी और ये इन्वेजन्स हो रहे थे उस टाइम पीरियड के अंदर, और कौन कौन से स्मॉल एम्पायर्स नॉर्थ और साउथ इंडिया के अंदर थे। फॉर एग्जाम्पल आपके वेस्टर्न एंड ईस्टर्न चालुक्यास थे, ककातिया डायनेस्टीज थी। ककातिया डायनेस्टी वही है जिसको कोहिनूर मिला था सी कोस्ट के अंदर, वही कोहिनूर जो आज इंडिया के पास नहीं है। तो ये सब कुछ हम अपनी अपकमिंग क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो डू सब्सक्राइब माय चैनल, अच्छी नहीं लगी हो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल, और जो प्रॉब्लम हो उसको कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर देना। और ये PDF चाहिए, PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।